हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो पहले कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने कर रखे हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल का पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको मिल चुका होगा डियर, और आई होप आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को बिल्कुल एंजॉय किया होगा। उसके सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने बनाया होगा, और जितने भी बच्चे नीट या जेईई मेन की प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो 11th के बोर्ड की तैयारी, हालांकि बोर्ड तो 11th में होता नहीं है, लेकिन 11th के कोर्स की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में जरूर बताया करिए, ओके डियर। तो मेरे ख्याल से अब वो दिन आ गया है कि जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना ले लें, और आज वो नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं आया हूं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, और वो अगला चैप्टर अपना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, जिसमें आज पहला लेक्चर हम लोगों का है। ये लेक्चर बिल्कुल ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत बेसिक लेवल से बातें करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बातें करेंगे, और हम लोग वहां तक जाएंगे जहां तक नीट के क्वेश्चंस और जेईई मेन के क्वेश्चंस हमसे बनने लग रहे होंगे, ओके डियर। तो चलिए बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए हम लोग इस बात को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है डियर? सबसे पहले आप ये जानिए कि फोर्स इज अ पुल और पुश। देखिए, फोर्स इज अ पुल और पुश which produces or tends to produce, है ना, stop or tends to stop मोशन इन अ बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका भैया? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वह खिंचाव या धक्का होता है, पुल या पुश होता है, जो किसी भी बॉडी को रोकने का प्रयास करता है, यानी टेंड्स टू स्टॉप, ओके, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, ओके, आर मोशन, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप मोशन इन अ बॉडी। यानी कि अगर कोई भी वस्तु मोशन कर रही होती है तो उसको वो रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, या तो रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, या तो उसको मोशन में लाता है या मोशन में लाने का प्रयास करता है। तो अगर ये काम हो रहा है डियर, तो यही काम हमारा क्या कहलाता है? यही काम हमारा फोर्स कहलाता है। बेसिकली फोर्स इज नथिंग, इट इज ओनली पुल और पुश which you can say what, which produces or tends to produce, okay। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो, मोशन में लाता हो या मोशन में लाने का प्रयास करता हो, तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? फोर्स कहलाएंगी। तो दिस इज वेरी एंशिएंट डेफिनेशन, यू नो, बहुत पुरानी डेफिनेशन है ये। लेकिन नई डेफिनेशन जब F = ma टाइप की चीज आई, तो वहां से एक डेफिनेशन क्या बनी थी डियर? ये देखिए, फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन एनी बॉडी, और रिटार्डेशन इन एनी बॉडी। क्या मतलब हुआ? कि फोर्स जो होता है वो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करता है या करने का प्रयास करता है, डिसेलरेट करता है या करने का प्रयास करता है, ओके। तो फोर्स हो गया। तो मेरे ख्याल से फोर्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली पुल और पुश, ओके। तो फाइनली हम लोग इतना ही जानते हैं, और यही दैट इज सफिशिएंट, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम लोगों का आता है डियर, वो ये आता है कि फोर्स के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि भाई ये क्या चीज है। अब बात आती है टाइप ऑफ फोर्सेस की डियर। अब बात आती है किसकी? टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्स कह लीजिए। अब टाइप ऑफ फोर्स में डियर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दो तरीके के फोर्स आते हैं डियर। हमारे पास कितने तरीके के फोर्स आते हैं? हमारे पास दो तरीके के फोर्स आते हैं। पहला फोर्स होता है डियर कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा जो होता है डियर वो होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब दो
तरह की चीजें हैं डियर, एक है आपका कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स का, क्या मतलब होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का? तो डियर एक बात आप समझ लीजिए, कांटेक्ट फोर्स का मतलब वो होता है ऐसे फोर्स जिन पे जो काज है यानी कि जो मोशन प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड काज। ओके, तो जो काज होता है वो ऑब्जेक्ट को टच करता है, वो ऑब्जेक्ट को टच कर रहा होता है। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये होता है द काज ऑफ मोशन डजंट टच द बॉडी, ओके, विदाउट टचिंग दैट अफेक्ट्स द बॉडी। ओके, यानी कि वो फोर्स जो बिना टच किए हुए बॉडी को अफेक्ट करता है, यानी बॉडी में मोशन लाता है या लाने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ डियर? कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो टच करके वो मोशन में लाता है या मोशन में लाने का प्रयास करता है, स्टॉप करता है या स्टॉप करने का प्रयास करता है, यानी कि आफ्टर द टचिंग द बॉडी। ओके, यहां पे बॉडी का कांटेक्ट होता है। अब बात ये आती है डियर कि कांटेक्ट फोर्स भी तरह तरह के होते हैं हम लोगों के। ओके, कांटेक्ट फोर्स भी हमारे कई तरीके के होते हैं। जैसे ये सारे के सारे फोर्सेस हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं, कोई भी फोर्स हम लोग छोड़ने वाले नहीं है डियर। तो कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। क्या होगा डियर? नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, किस तरीके की बॉडीज पे लगता है ना? इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्या होता है? वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नॉर्मल फोर्स डियर। नॉर्मल फोर्स के बाद डियर और बताइए, आप बताइए, एक तो नॉर्मल फोर्स हो गया आपका, और बताइए कौन सा फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है? यस, सही बोल रहे हैं आप, फ्रिक्शन फोर्स। क्या? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है डियर? फ्रिक्शन फोर्स भी अपना क्या होता है? यस, दिस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स, दिस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। ओके डियर, चलिए एक और फोर्स होता है डियर, एक फोर्स और होता है जो कांटेक्ट होता है। यस, क्या होता है? टेंशन फोर्स भी क्या होता है डियर? टेंशन फोर्स भी कांटेक्ट। अरे भाई आप जानते नहीं है, जहां कहीं भी रस्सी होती है, जहां कहीं भी चैन होता है, जहां कहीं भी बेल्ट होता है, यहां हर जगहों पे क्या लग रहा होता है, या कहीं पे भी है ना, तो कहीं पे भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पे क्या लग रहा होता है डियर? यस, वहां पे आपका टेंशन फोर्स काम कर रहा होता है। और बताइए जरा कौन सा फोर्स, और कोई फोर्स आपके दिमाग में जो चल रहा हो, जरा सोचिए कौन सा फोर्स होगा वो जो आपका क्या होगा? जो आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। जरा बताइए। यस, आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा डियर, स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स हुआ या नॉर्मल हुआ, फ्रिक्शन हुआ, टेंशन हुआ, ये सारे के सारे कैसे फोर्स होते हैं डियर? यस, दीज ऑल आर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी पे इफेक्ट बाय टचिंग ये इफेक्ट डालते हैं। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में मेरे ख्याल से आपको जबरदस्त आइडिया आया होगा। ओके डियर, चलिए अब हमें आप बताइए कि क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं? क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं कि बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, बॉडी में मोशन लाते हैं या बॉडी में मोशन लाने का प्रयास करते हैं? क्या ऐसे भी कुछ फोर्स होते हैं क्या? यस, होते हैं डियर। आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, आप लोग रोज सुनते हो, क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। यस, ग्रेविटेशन फोर्स डियर। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा डियर, बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये बॉडी को बिना टच किए हुए, जैसे भाई पृथ्वी होती है ना, अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचती है, तो भाई वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वेट भी आप इसमें कह सकते हो, वेट को भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, वेट को भी, इसको आप वेट भी कहीं ना कहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वेट से भी। ओके, हाँ, और बताइए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो गया, और बताइए फटाफट से। तो हाँ, एक मैग्नेटिक फोर्स। ओके डियर, मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स भी आप जानते हैं कि भाई अगर दो चार्ज बॉडीज होती हैं या दो मैग्नेट्स होते हैं ना, मैग्नेट्स होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या वो टच करके रिपल करते हैं? नहीं, विदाउट टचिंग दे रिपल, दे रिपल्स। यानी कि आप तो भाई जानते ही होंगे ना, इतना तो आप लोगों ने कक्षा 8 में या कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि सेम पोल्स रिपल्स टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। तो ये कहां से बात आती है? ये मैग्नेटिक फोर्स से ही तो आती है डियर। यस, और बताइए, और बताइए, और बताइए। एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया। यस, आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं? यानी कि इसके बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो होगा डियर कि जब दो चार्ज बॉडीज होती हैं, सपोज करिए कि एक चार्ज बॉडी आपकी Q1 होती है, दूसरी चार्ज बॉडी आपकी Q2 होती है और ये r डिस्टेंस पे रखी होती है, तो इनके बीच क्या लगता है? इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, या आप वेट भी कह सकते हो कि वेट इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, और ये मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीन तरीके के आपके क्या हो गए? दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डियर। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इधर आइए, इधर आइए, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात ये आती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग नॉर्मल तो इसी चैप्टर में करने वाले हैं डियर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स भी आपका इसी चैप्टर में होगा डियर। लास्ट में जाके हम लोग फ्रिक्शन पे बातें करेंगे, टेंशन आपको यही देखने को मिलेगा। स्प्रिंग फोर्स आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा डियर। और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन का आपका पूरा डियर चैप्टर ही है 11th क्लास में। 11th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है, इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपको डियर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12th क्लास के टॉपिक होते हैं और हम लोग इसमें बेहतरीन ढंग से इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेटर वी विल डिस्कस लेटर अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो चलिए अब वो समय आ गया है कि हम लोग एक एक करके वन बाय वन करके इन सारे के सारे फोर्सेस को देखना शुरू करें। ओके डियर, चलिए। हाँ तो डियर चलिए, सबसे पहले हम लोग वेट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कि वेट होता क्या है। देखिए वेट क्या होता है, वेट हम लोग इसको कैपिटल W, ओके, W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद which the earth pulls its downward। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ डियर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स with which the earth pulls it downward। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी बल को डियर, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। और W जो होता है, इसकी जो यूनिट होती है डियर, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम फोर्स होती है। क्या होती है? किलोग्राम फोर्स होती है डियर। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन, या इसी को हम लोग लगभग 10 न्यूटन बोलते हैं। ओके, और हम लोग इतना तो जानते होंगे कि भाई W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है mg। किस तरीके से ये काम करता है किसी बॉडी पे डियर, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सरफेस है और इस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है डियर? इस ऑब्जेक्ट का मास m है। ओके, तो इस
पर लगने वाला जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगता है, सीधे सीधे, पुल इट्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम लोग mg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। ओके, तो ये तो रही एक नॉर्मल सरफेस की बात। सपोज करिए कि कल को एक इंक्लाइन प्लेन आपको मिल जाए और इस इंक्लाइन का जो इंक्लिनेशन थीटा हो, एंगल इसका इंक्लिनेशन जो हो वो थीटा हो और इस पर कोई ऑब्जेक्ट डियर रखा गया हो, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो, तो इस पर mg किस तरह से काम कर रहा होगा, जरा आइडिया दीजिए हमें, जरा आइडिया दीजिए कि किस तरह काम कर रहा होगा इस पर इसका वेट। तो इसका वेट डियर भले ही ये इंक्लाइन प्लेन है लेकिन फिर भी इसका वेट नीचे ही लग रहा होता है, इसका वेट नीचे ही लग रहा होता है, लेकिन चूंकि यहां पे एंगल थीटा है, नाउ दिस वेट mg will break down into two components, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। इतना तो मैथमेटिक्स हम सारे बंदों को आती है कि सपोज करिए इसको आप यहां से लीजिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डियर, हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ओके, तो देखिए अगर ये एंगल आपका इस पे एक नॉर्मल भी लगता है, हालांकि अभी हम लोग नॉर्मल के बारे में बात नहीं करेंगे, जब हम लोग नॉर्मल फोर्स पे आएंगे तब हम लोग नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है डियर तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 होगा और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा और इसलिए ये क्या होगा, ये होगा थीटा। और आप लोग इतना तो जानते हो, वेक्टर पढ़ के आप आए होंगे कि अगर ये mg है तो ये क्या होगा डियर, ये होगा mg cos थीटा। अगर ये mg cos थीटा होगा तो इधर भी एक बल लग रहा होगा, वो बल कौन सा, वो बल नहीं वो फोर्स, और वो फोर्स कौन सा mg, तो इधर भी एक लग रहा होगा mg का कंपोनेंट और वो क्या होगा डियर, mg sin थीटा। तो इस तरीके से अगर कहीं भी मास m होता है, उसका अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो उसका दो कंपोनेंट हमको मिलता है डियर, एक मिलता है mg cos थीटा और दूसरा क्या मिलता है mg sin थीटा। ओके, तो ये चीज आप नोट करिए, पहले वेट के बारे में डियर आप नोट करिए। फिर अगला हम लोग लेते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के बारे में अब हम लोग बातें करेंगे। वेट के बाद हम लोग नॉर्मल के बारे में बातें करेंगे, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लाते हैं हम लोग नॉर्मल का केस। ओके डियर, हाँ डियर, तो नेक्स्ट फोर्स जो अपना है वो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, या जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स के नाम से जान रहे थे। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं डियर। और क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। Normal force is a contact force between the two surfaces in contact, which is always perpendicular to the surface in contact। क्या मतलब हुआ, नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो। ओके, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है डियर कि ये हमेशा परपेंडिकुलरली काम करता है। ओके, जैसे आप एक बात जान लीजिए, अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा इस लेक्चर में। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि ये जो ब्लॉक है डियर, ये किसी ग्राउंड पे या किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो आपको नॉर्मल की डिफिनीशन से ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो क्या हुआ, यहां पे ये देखिए डियर, ये देखिए यहां पे ये बॉडी का क्या है, ये बॉडी
एक बॉडी है जो कि दूसरे बॉडी कह लो, यानी कि ये सरफेस एक बॉडी हो गई, ये सरफेस जो हो गया, ये सरफेस एक बॉडी हो गई, और ये दूसरी बॉडी हो गई आपकी, ये दूसरी बॉडी हो गई। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा कि ये बॉडी, ये जो बॉडी है, ये सरफेस पे नीचे की तरफ, ये सरफेस पे नीचे की तरफ क्या लगा रही होगी, नीचे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी डियर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स बाई द बॉडी, या यूं कहिए ऑन द सरफेस बाई द बॉडी, ऑन द सरफेस बाई द बॉडी। तो ये कौन लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है किस पे, सरफेस पे। ठीक उसी समय या इसी समय क्या होगा कि ये सरफेस भी इस बॉडी पे, यस, ये सरफेस भी इस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है डियर, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वो फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ये होगा आपका नॉर्मल ऑन द बॉडी बाई द सरफेस, ऑन द बॉडी बाई द सरफेस। अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी कभी नॉर्मल फोर्स लगेगा, हमेशा कपल में लगेगा, हमेशा कपल का मतलब जुड़वा लगेगा, जुड़वा में, यानी कि एक नीचे लग रहा होगा तो एक ऊपर लग रहा होगा, एक लेफ्ट लग रहा होगा तो एक राइट लग रहा होगा। सारी सिचुएशंस अभी हम लोग डील करने वाले हैं डियर, सारी सिचुएशंस हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आप हमें बताइएगा, अगर सपोज करिए कि एक सर्कुलर बॉडी आपको हम दे दें, एक सर्कुलर बॉडी हम आपको दे दें, और हम आपसे कहें डियर कि ये इस पर एक बॉडी रखी हुई है, इस पर एक बॉडी, ये मास है जिसका m, ये m बॉडी का मास इस पर रखा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे डियर, आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे ये बताइए हमें, फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए। आप यही कहेंगे ना कि भाई इसका जो सरफेस होगा, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जान लीजिएगा एक बात, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल ऑन द बॉडी बाई द सरफेस, ऑन द बॉडी बाई द सरफेस। और उसी समय ये ऑब्जेक्ट भी इस पर एक बल लगा रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि सरफेस पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आप खींचते हैं तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस पर भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ऑन द सरफेस बाई द बॉडी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी डियर। अगर ये बात आपको समझ में आई तो चलिए फटाफट से आप हमें ये बता दीजिए, डियर कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, और आज इस पर हम एक बॉडी रख दें, अगर आज इस पर हम लोग एक बॉडी रख दें और इस बॉडी का मास अगर m हो, तो इस पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, फटाफट से बता दीजिए डियर, जल्दी से बता दीजिए। चलिए हाँ, वेरी गुड, बताइए। हाँ, ये नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लग रहा होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स भी तो बोलते हैं यार, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग कभी कभी रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी तो नॉर्मल पे ही बातें करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बताइए फटाफट से। तो यहां पे क्या लिखिएगा आप, नॉर्मल ऑन द बॉडी बाई द सरफेस, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय एक फोर्स ऐसे भी लग रहा होगा, एक फोर्स नीचे भी लग रहा होगा, ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल ऑन द सरफेस बाई द बॉडी, ऑन द सरफेस बाई द बॉडी। ओके, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आती है तो एक बॉडी हमारे पास और होती है डियर, एक बॉडी और होती है, बताइए जरा कि इस पर फोर्स या नॉर्मल फोर्स कैसे लगते हैं। अगर सपोज करिए कि हम एक F इधर से लगा रहे हैं तो चलिए बताइए इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे काम कर रहा होगा। फटाफट से आप पहले अपनी कॉपी में इस डेफिनेशन से जाइए ना कि नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तक दो बॉडीज नहीं होगी तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे दो बॉडीज हैं? नहीं है। क्या यहाँ पे दो? यस, यहाँ पे दो बॉडीज हैं। इसका मतलब अगर आप इसको ब्लॉक 1 मानते हैं और इसको अगर आप ब्लॉक 2 मानते हैं
तो क्या होगा डियर, होगा ये कि ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक या ये वाला ब्लॉक कहिए, ये वाला ब्लॉक, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जिसको आप कहेंगे नॉर्मल ऑन वन बाई टू, नॉर्मल ऑन 1/2। और ठीक इसी समय एक नॉर्मल इस पर भी लग रहा होगा जो होगा नॉर्मल ऑन 2/1, ऑन 2/1। बोलिए हाँ या ना, पक्का। तो इसी तरीके से डियर नॉर्मल फोर्स हमारा लगता है, और किस तरीके से ये एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपकी मदद करने वाला है, ये बात हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में पक्का से पक्का करेंगे। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल की बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगला जो फोर्स लेते हैं, अगला फोर्स हम टेंशन के बारे में बात करेंगे डियर, कि व्हाट इज टेंशन और टेंशन कैसे लगता है। तो टेंशन के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि टेंशन क्या होता है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। लेकिन चलिए ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग टेंशन के बारे में डिटेल बात करते हैं। ओके चलिए, हाँ तो डियर टेंशन क्या होता है, टेंशन के बारे में अब हम लोग जानेंगे एक एक पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले आप टेंशन के बारे में ये जान लीजिए कि टेंशन वास्तव में लगता क्यों है और किस पर लगता है। तो टेंशन के बारे में इतना तो आप लोगों को पता होगा डियर कि टेंशन जो होता है, जब कभी भी हम कोई स्ट्रिंग यूज करते हैं, कोई रस्सी जब हम लोग यूज करते हैं, कोई चैन यूज करते हैं, कोई बेल्ट यूज करते हैं, तो इन सारी की सारी चीजों में क्या होता है, इन सारी की सारी चीजों में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा ये क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। ओके, और जब कभी भी इन पर कोई एक्सटर्नल खिंचाव पड़ता है या कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है, तो ये इनके पास क्या होता है, इनके पास अपने आप को रिगेन करने की कैपेसिटी होती है। यही जो रिगेनिंग कैपेबिलिटी होती है डियर, वो टेंशन के फॉर्म में बाहर आती है, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी चैन में, किसी भी बेल्ट में या रस्सी में। ओके, तो देखिए क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच एक्ट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। यानी कि जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम लोग स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है डियर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रोप हो, कोई रस्सी हो, और इस रस्सी पर जब फोर्स लगता है, क्या लगता है, कोई फोर्स लगता है। सपोज करिए इसको कोई बंदा इधर खींच रहा है, कोई बंदा इधर खींच रहा है। अगर दोनों लोग खींच रहे होंगे तो इस रस्सी के पास इनके एटम्स यानी इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है, जो उसको रीसेप में करने की कोशिश करता है, और वो टेंशन इधर लग रहा होता है, बात समझ में आई डियर कि टेंशन क्या होता है। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़िएगा, टेंशन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब आपको टेंशन लगाना होगा तो यू ऑलवेज एक्ट टेंशन लाइक एज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी। ओके, यानी कि आप क्या बोलिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, इसको कोई बंदा इधर को खींच रहा है एफ फोर्स से, तो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है, बोलो हाँ या ना। तो इस पे जो टेंशन अगर ये रस्सी ही है डियर, या छोड़ो इससे कम फील आएगा आपको। आप इधर देखिए यहां से क्या हुआ है, यहां से एक बॉब हमने लटका दिया है, यहां पे हमने एक बॉब लटका दिया है, और ये स्ट्रिंग है आपकी डियर, और दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या होगा कि
फोर्स, अब ये नीचे की तरफ mg लगा रहा होगा, इतना तो आपको अब क्लियर हो ही रहा होगा डियर। हमेशा ये नीचे की तरफ mg लगेगा तो इसको अब इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। टेंशन यानी जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा उसकी वजह से एक टेंशन जनरेट होगा और वो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा, हमेशा दूर लगेगा, यानी कि ये इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। और इसी समय अगर ये क्या है, यहां से बंधी हुई रस्सी है तो एक टेंशन नीचे की तरफ भी काम कर रहा होगा, यानी कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस डियर, ओके। अच्छा, तीसरी पॉइंट आप देखिए कि इफ, है ना, इफ यहां पे लिखिए इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर ये स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो उस समय जो टेंशन लग रहा होगा डियर, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। क्या मतलब हुआ डियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम लोगों को अक्सर ऐसा होगा, जब कभी भी हम लोगों को स्ट्रिंग दी जाएगी, जब कभी हम लोगों को बेल्ट दी जाएगी, जब हम लोगों को कभी भी इस तरह की चीजें दी जाएंगी, तो वो हमेशा हम लोगों से कहा जाएगा कि दैट इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ओके, अगर फ्रिक्शनलेस और मासलेस हम लोगों को कंसीडर करने के लिए दिया जाएगा तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग द फ्रिक्शन विल बी कांस्टेंट, यानी एक जैसा रहेगा। अब आप फटाफट से हमको कुछ चीजें बताएंगे डियर कि यहां पे टेंशन कैसे बनेगा। चलिए बताइए, अगर एक बॉडी ये है डियर, अगर एक बॉडी ये है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, एक बॉब लटका दिया, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि इस पे mg कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, और इस पे टेंशन जो है डियर ऊपर लग रहा होगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं डियर। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मास है ना, यहाँ पे एक मास है और दूसरा इस रस्सी से कनेक्टेड दूसरा मास है। ओके, और ये जो है इधर F4 से खींच रहा है। तो अब आप हमें बताइए डियर कि इस रस्सी पे टेंशन किस तरीके से लग रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर यार ये इस पे फोर्स लग रहा है तो इस पे कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। ओके, तो चलिए हमें फटाफट से बता दीजिए कि इस पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस पे टेंशन दूर लगेगा। टेंशन कहां? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर इस पे टेंशन T मानते हैं तो भाई रस्सी तो बदल नहीं रही है, सेम रस्सी पे सेम टेंशन होता है, सेम रस्सी पे सेम टेंशन होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डियर, तो इस पे टेंशन इधर लग रहा होगा। ओके, तो यहां पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहां पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, लेकिन याद रखिएगा कि रस्सी सेम है, रस्सी क्या है? सेम है, तो रस्सी सेम होने की वजह से टेंशन भी सेम होगा। ओके डियर, चलिए फटाफट से अब हमें आप ये बता दीजिए, एक दूसरा हम आपको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पुली है, एक पुली है और इस पे एक मास यहाँ पे लटका हुआ है और दूसरा मास यहाँ पे लटका हुआ है। तो आप हमें ये बता दो डियर, अब सपोज करो कि यहाँ से इसको हम सपोर्ट भी दे देते हैं, तो ये एक मास M1 है, ये मास M2 है, तो इस पे टेंशन कहाँ लग रहा होगा? इस पे टेंशन। और एक बात याद रखो है, जब कभी भी आपको टेंशन निकालना हो आप क्या करो, इस मास पे बैठो और ऊपर की तरफ देखने लगो। इस मास पे बैठो और इस पे बैठ के एक छाता खोल दो, सीधी सी बात है। जैसे ही आप इस पे बैठ के एक छाता खोलते हो डियर, तैसे ही आपको पता चल जाता है भाई टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है ना कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे बैठिए, छाता ऊपर को खोलिए, जैसे ही आप खोलते हैं आपको पता चलता है कि भाई टेंशन तो कहाँ लग रहा है, टेंशन तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। उसी समय इस पर भी एक टेंशन नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इसी समय एक टेंशन इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई। और एक बात याद रखिएगा डियर, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन सेम है भैया। क्यों? इसलिए क्योंकि रस्सी चेंज नहीं हुई है डियर। देखो यही सेम रस्सी ही है, सेम रस्सी ही है। ओके, चलो अब की बार हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपकी रस्सी चेंज हो जाएगी। चलिए अब हमें बताइएगा, मान लीजिए कि ये है, एक मास ये है और दूसरा मास ये है। ओके, और एक मास आपका यहाँ पे लटका हुआ है।
चलिए अब बताइए, ये रस्सी एक रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा T, वही टेंशन नीचे की तरफ इधर भी लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा डियर यहाँ पे T1 लग रहा होगा, नीचे भी T1 लग रहा होगा। रस्सी बदली है तो टेंशन बदलेगा, रस्सी बदली है तो टेंशन बदलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम रस्सी है तो नीचे T1 लग रहा होगा और ऊपर भी T1 लग रहा होगा। नीचे mg लगेगा, इसकी बातें हम लोग तो बाद में करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तब। अभी हम लोग केवल और केवल टेंशन की बातें कर रहे हैं डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको टेंशन का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है सारे के सारे फोर्सेस को डियर कवर कर लेंगे। अब बात ये आ जाती है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ हम लोगों ने टेंशन देख लिया कैसे लगता है, हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया कैसे लगता है, हम लोगों ने वेट के बारे में आइडिया ले लिया, mg के बारे में आइडिया ले लिया डियर। अब वो समय आ गया है जब हम लोगों को FBD के बारे में बात करना चाहिए डियर। किसके बारे में बात करना चाहिए? FBD के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्यों हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करते हैं और फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम का क्या यूज है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम लोग अब देखते हैं। ओके डियर, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फिजिक्स में जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करते हैं और जब कभी भी हमको बड़े बड़े बॉडीज दिए जाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कहीं पिंड कोई लटक रहा होता है, कहीं बहुत बड़ा मास लटक रहा होता है, ठीक है, तो उन सारे मासेस को, उन सारे बिग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं। तो FBD में डियर, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में डियर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरी चीज, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये करते हैं डियर फ्री बॉडी डायग्राम में कि बॉडी पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ड्रा कर लेते हैं। यानी ड्रा all the forces acting on the body, याद रखिएगा, on the body, ये पॉइंट याद रखिएगा डियर। आप नॉर्मल जो बॉडी किसी पर लगा रही होगी, आपको उससे मतलब नहीं होगा यहाँ पे डियर, आपको केवल उस फोर्स से मतलब होगा जो बॉडी पर लग रहा होगा, बस। जैसे आइए अब जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये मास m है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉडी को या ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मानिए। सबसे पहले आप इसको एक पॉइंट मान लीजिए। ओके, हमने मान लिया, एक पॉइंट मान लिया। दूसरा चीज क्या है, ड्रा ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डियर। अब बताइए कि इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, आप बताइए। इस पे एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना, पक्का? तो ठीक है, इस पॉइंट पे आप एक नीचे mg दिखा दीजिए और ऊपर एक नॉर्मल दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका FBD, ये हो गया आपका FBD। किसका? इसका FBD। ओके, बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो चलिए फटाफट से आप हमें ये बताइए कि जैसे सपोज करिए कि हम आपको एक ऑब्जेक्ट दे दें ऐसे करके, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आप हमें ये बताइए डियर, आप हमें ये बताइए इसका FBD बनाइए। इसका आप FBD बनाइए तो फटाफट से बनाइए। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि भाई एक सरफेस ये है,
एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। ये सरफेस इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, और ये सरफेस इस पे नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और इसका mg जो है वो नीचे लग रहा होगा। क्या समझे? इसका मतलब अगर इस बॉडी को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, इस बॉडी को अगर हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो इस पे नीचे को क्या लग रहा है, mg। अगर इसको हम लोग नॉर्मल n1 मान लें और इसको n2 मान लें तो इधर की तरफ हमारा क्या लग रहा है, n1, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, n2। तो क्या ये FBD नहीं हुआ? क्या ये FBD नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भैया, बिल्कुल हुआ। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि what actually happens in the case of FBD, फ्री बॉडी डायग्राम के, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअल में क्या होता है डियर? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में बिल्कुल से आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोगों ने लगभग हर तरीके के फोर्स के बारे में बात कर ली और फाइनली हम लोगों ने FBD के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं डियर। अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मतलब भैया, अब तक हम लोग चैप्टर ही नहीं स्टार्ट किए थे क्या? नहीं, बिल्कुल आपने स्टार्ट कर रखा था, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है डियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि अब हम लोग न्यूटन्स लॉज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फटाफट से इसको आप करिए खत्म, इसको आप अपनी नोटबुक में उतारिए और लगाइए हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और अब इतना आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो अभी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना होने पाए, ये इंट्रोडक्टरी थी, इसलिए अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी हैं, जबरदस्त स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और हाँ, बिल्कुल नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन और जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन हम आपको एक एक करके करवाने वाले हैं डियर। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस केवल आप ऐसे ही स्टे ट्यून्ड हियर। ओके, तो चलिए ठीक है, जहां कहीं भी है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।